वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसको समझने से पहले जरा हम ये समझते हैं कि वायुमंडल होता क्या है, तब आगे बात करेंगे। देखो भाई, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और साथियों पृथ्वी के चारों ओर एक सघन गैसीय आवरण है जो इसको चारों ओर से घेरे हुआ है, चारों ओर से कवर करता है। इसी सघन गैसीय आवरण को हम नाम देते हैं वायुमंडल। ठीक है, ये क्या है? ये है एटमॉस्फेयर। ठीक, हिंदी में से कहते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम जरा ये भी समझ लेते हैं। अब ये तो सघन वायु है हमारे चारों ओर, इसलिए इसका नाम है वायुमंडल। अब ये जरूरी क्यों है ये समझो जरा। देखो भाइयों, वायुमंडल है तभी तो हमारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तभी हम जिंदा हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साथियों CO2। ये भी कहाँ मिलेगी? ये भी वायुमंडल में मिलेगी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों? तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पेड़ पौधों के लिए, है ना। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो इसी को ले रहे हैं। तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, पेड़ पौधे भी अब कहाँ से ले पाएंगे CO2। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वायुमंडल में, वो है धूल कण, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, जब वायुमंडल की संरचना पढ़ रहे होंगे तभी आएगा। धूल कण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है धूल एक खराब चीज हो, आप उसे झाड़ करके घर से बाहर कर देते हैं, लेकिन हमारी नेचर के लिए धूल कण बहुत जरूरी है। अगर वायुमंडल में धूल कण नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं कभी भी बारिश नहीं होगी, याद रखना। बारिश हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वायुमंडल में धूल कण बने रहें, क्योंकि वायुमंडल में धूल कणों की वजह से ही जो भाप होती है उसको आधार मिलता है और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है, संघनन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर ये धूल कण नहीं होंगे तो संघनन की प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी, और जब भाप जो है पानी बनेगी नहीं तो फिर बारिश होगी कैसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हमारे जीवन के लिए वायुमंडल का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। न केवल हमारे जीवन के लिए बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण परिवेश के लिए भी वायुमंडल का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जो हमने 3 एग्जाम्पल से यहाँ पर इसको देखा। अब हम देखते हैं ज़रा इसको आगे। वायुमंडल क्या है? गैस है, जलवाष्प तथा धूलकण से मिलकर के बना है, जैसा कि मैंने बताया। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे 120 किलोमीटर की अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर। इसी प्रकार से अगर आप सतह से 90 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प मिलना बंद हो जाएगी, यानी 90 किलोमीटर तक ही आपको मिलेगी। आगे देखो, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो जरा देखते हैं। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना हुआ है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, ध्यान रखना, जबकि यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। इनके नाम भी याद रखने हैं आपको: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाहिर वायुमंडल और फिर बाहिर मंडल। ठीक है, इस तरीके से इसको बांटा गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको। देखो, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। इस बाह्य वायुमंडल को हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं। हो सकता है कहीं आप आयन मंडल पढ़ें, फिर आपको ये क्या चीज़ है, तो इसी का एक अन्य नाम है, ध्यान रखना, कोई अलग से चीज़ नहीं है। 5 परतें कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना। पृथ्वी की सबसे नीचे आपको मिलेगी क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर मिलेगी बाहिर मंडल। देखिए, इनको आप अंग्रेजी में भी याद रखें, जैसे क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और बाहिर मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ध्यान रखना, इनको अंग्रेजी में भी याद रखना। आगे देखो, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पहली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है कि ये जो परत है क्षोभ मंडल, ये ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर ही ऊंची है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है। ऐसा क्यों भाई? ऊंचाई तो बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये तो हमने देखा है 13 किलोमीटर, ये तो एवरेज है।
सवाल उठता है ऐसा क्यों, तो इसको आप जान लो। देखो भाई, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर, यानी ऊंचाई कम है। सवाल उठता है ऊंचाई इसकी कम क्यों है। ऊंचाई कम इसलिए है साथियों क्योंकि ध्रुवों पर पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड, और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं जाती है, ठंडी हवा नीचे ही उतरती है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम है। वहीं अगर हम चले जाएं भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर क्या पड़ेगी, भयानक भीषण गर्मी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य 12 महीने सीधा चमकता है। तो जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वायु भी तो गर्म हो जाएगी, हवा भी तो गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा उठती है सदैव ऊपर, इसीलिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, और ऊंचाई हो जाती है कितनी, 18 किलोमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए 8 से 18 है ये। और देखो अगला पॉइंट, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस बात है ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस संस्तर पर धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम परिवर्तन में इस संस्तर में का होना बहुत ज़रूरी है, यानी ध्यान रखना, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, ओले गिर रहे हैं, यानी मौसमी जितनी भी घटनाएं आप देखते हो वो सब की सब कहाँ होंगी, इसी मंडल में होंगी, ठीक है, क्षोभ मंडल में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि अगर आप क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे जाओगे, यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी अगर आप क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी लिखा हुआ है कि जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट देखेंगे। देखो, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा को ध्यान रखना, क्षोभ सीमा कहाँ मिलेगी, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में। और क्षोभ सीमा क्यों है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर आपको करीब करीब फिक्स मिलेगा। कितना मिलेगा, तो विषुवत रेखा पर करीब करीब 80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।